नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। मैं हूं मनीष अवस्थी। कोरोना अब देश के गांव में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। आज 54 डीएम के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर चिंता में दिखे। पीएम ने कहा कि हमें मिलकर देश के गांवों को कोरोना मुक्त करना है। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से कहा कि आपको जन जन तक पहुंचना है। जैसे काम आप कर रहे हैं उसे और ज्यादा ताकत और ज्यादा पैमाने पर करते रहना है। गांव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ जिलाधिकारियों से बात करते हुए पीएम ने कहा कि वो अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का समाधान करें। पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी से ग्रामीणों का मन बदलता है, लोगों के अंदर साहस आ जाता है। यही वजह है कि कोरोना संकट के दौरान जिला अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल ये कि गांव में पैर पसारते कोरोना और इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में इसके पैर पसारने से वहां के हालात, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के गांव में भी कोरोना पैर पसार चुका है। देश के 3 राज्यों के 3 गांवों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोंडा की है। यहां के गांव में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हलधर्मऊ गांव के लोगों का कहना है कि हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा कौड़हा और जगदीशपुर गांव में भी कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी तस्वीर पंजाब के मुक्तसर साहिब की है। यहां के मुंदड़ा गांव में 192 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तीसरी तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है। यहां ऐसे कई गांव हैं जहां पर कोरोना की महामारी से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में तिगांव के पास पूरा गांव के प्राइमरी स्कूल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। गांव वालों का आरोप है कि यहां स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम अब तक नहीं पहुंची है। देश के बाकी राज्यों के गांवों की तरह जम्मू कश्मीर के गांव में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। यहां छोटे छोटे गांवों में जाकर टेस्टिंग की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जम्मू कश्मीर में भी खासतौर पे अब ग्रामीण इलाकों पे सरकार का ज्यादा तवज्जो है। वजह यह है कि लगातार ग्रामीण इलाकों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हम पहुंचे हैं इस समय जम्मू जिले के ही अखनूर तहसील के एक गांव में और ये गंदरवा गांव है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पूरे गांव को बंद कर दिया गया है। दरअसल इस इलाके से जो है लगातार ये कंप्लेन जो है वो पुलिस तक पहुंच रही थी, प्रशासन तक पहुंच रही थी कि ये लोग जो हैं इनमें काफ़ी लोग बीमार हैं, मगर वो जो है इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर टेस्टिंग शुरू की और उसमें जो है काफ़ी लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए और अब उन सभी लोगों को, इस गाँव को जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है और कंसंटीना वायर लगाकर यहाँ पर बंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके से ये इन्फेक्शन जो है आसपास के गांव में पहुंच ना सकें। आपको बता दूं कि मामले ये भी सामने आ रहे हैं कि इन इलाकों में लोग जो हैं उनकी कई लोगों की मौत भी हुई है और वो लोग जो हैं वो लगातार जो है इस इन्फेक्शन को अपने गांव के बाकी लोगों तक फैला सकते हैं। उसी चीज़ को लेकर जो है एहतियातन इस इलाके को बंद किया गया है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या है। सर ये बताइए कि ये बंद किया गया है, कब हुआ था और वजह क्या थी? सुना है इस इलाके में काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं। अब ऐसा है, जहाँ टेस्टिंग, पहले लोग तो काफ़ी सारे बीमार थे, लोग टेस्टिंग नहीं करा रहे थे। टेस्टिंग कराने के बाद यहाँ पर जो 22 लोग हैं वो पॉजिटिव आए हैं, तो उनको वो हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में क्वारंटाइन निकालें और दूसरों तक बीमारी ना फैलाएं। ये सारा इलाका बंद किया गया है? अभी इस इलाके को बंद किया गया है। तो लोगों को क्या कहा जा रहा है, अगर कोई जरूरत हो घरों में, अगर किसी को जरूरत पड़ती है वो फोन करके या आस पड़ोस के बंदे को, तो उनके घरों में सामान पहुंचाया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जो है इसीलिए की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। अगर आप देखें तो हर रोज 4000 मामले पॉजिटिव आते हैं। लगभग 62 मामले कल जो है यहाँ पर मौत के सामने आए हैं जम्मू कश्मीर में और ये सिलसिला इससे ज़्यादा हो सकता है। इसी चीज़ से निपटने के लिए अब प्रशासन ने ये कई अहम फैसले लिए हैं और ख़ासतौर पे रूरल जो इलाके हैं उन पर फोकस किया गया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अखनूर, जम्मू।
अजय जंडियाल की जम्मू से आप रिपोर्ट देख रहे थे कि आखिर किस तरह से कोरोना गांव में तबाही मचाए हुए है। हमारे साथ इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय उपाध्याय, बड़े दिनों बाद आप देश के सवाल के कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत है। हमारे साथ महाराष्ट्र के, जी हां, महाराष्ट्र से नेता, प्रवक्ता शिवसेना के और उसके साथ साथ एक समाज सेवी भी। किशोर जी, मैं आपको समाज सेवी ज्यादा मानता हूं बनिस्बत कि आप प्रवक्ता या नेता कहे जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समाज सेवी कहना ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास। डॉक्टर राजू व्यास फोर्टिस अस्पताल से हैं, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं किशोर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ और मैं हेडलाइंस पढ़ रहा था तो मैंने उसमें पढ़ा कि ब्लैक फंगस महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा सता रहा है, और इसके साथ साथ पहली महामारी कोरोना और अब दूसरी ब्लैक फंगस दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। किशोर जी, नहीं, महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़ गए। नागपुर सेंटर है, जैसे अभी तो रूरल पार्ट से भी ब्लैक फंगस आ रही है। तो इसका एक है कि आईसीएमआर के गाइडलाइंस को अनदेखी करके स्टीरॉइड का ज्यादा यूज किया गया। दूसरा, व्हाइट फंगस के कुछ केसेस अभी तो नहीं रिपोर्ट हुए, लेकिन ब्लैक फंगस का विषय इतना गंभीर है कि नागपुर में ही करीबन 10-12 लोगों के जबड़े निकाल दिए गए, कई लोगों की आंखें निकाले गई। तो कोरोना के संकट से जूझते हुए मनीष जी दूसरे संकट से भी अब जूझना पड़ रहा है। अपना मेन मुद्दा है जो प्राइम मिनिस्टर जी ने आज बोला कि रूरल पेनिट्रेशन कोरोना का हुआ है तो हेल्थ सर्विसेज का होना चाहिए। तो महाराष्ट्र के अंदर मैं जिस जिले से आता हूँ वहां पर भी मैं कोलाम कम्युनिटी में घूमता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ा कि कोलाम बोर्ड पर लोग एक बोर्ड पर 2-3 मौतें हुई है, पर लोग है ना घबरा रहे हैं। टेस्टिंग से भी घबराते हैं, दूसरा बुखार आने पे बताने से भी घबराते हैं। तो अभी हमने हर पीएचसी को कोरोना केयर सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है और ऑक्सीजनेटेड बेड रूरल भाग में लगाए गए। लेकिन जो पिछले 50-60 साल से हमने जो हमारे मनीष जो हमने स्वास्थ्य सुविधाओं पे ग्रामीण भाग में जो दुर्दशा की है, उसका देखने का दर्शन प्रशासन को अभी हो रहा है। जब प्रशासन के जिलाधिकारी जाते हैं तो उनको प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अंदर ना तो मेडिकल ऑफिसर मिलते हैं ना कोई मिलता है। ऐसा यवतमाल जिले के जिलाधिकारी अभी रामपुर पीएचसी पे गए थे तो उनको दिखा। आपने बोला ग्रामीण भाग में, तो मेरे भाग में एक वांजरी बोल के गांव है, पूरा गांव कोरोना से पॉजिटिव गया, लेकिन वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छे थे, वो सब ट्रीटमेंट पे हमने मॉनिटरिंग किया और गांव वालों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया। तो मुझे लगता है मौतें नहीं हुई। लेकिन आज अर्बन एरिया की रिपोर्टिंग कब होती है मनीष, और रूरल से ज्यादा होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 4000 केसेस से पहली बार 3000 केसेस पे डाउन हुआ है, और हमारे पास एक्टिव केसेस भी 40,000 से 30,000 के 40 लाख से इसमें आए हैं। तो अभी हमें कुछ राहत है, लेकिन एक प्रांत में केसेस बढ़ते तो दूसरे प्रांत पे कम होते हैं। तो अभी राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो चिंता वही बनी है। लेकिन जी किशोर जी, आप इस बात को मानते हैं कि कोरोना शहर से निकलकर गांवों की ओर पहुंच गया और गांवों को दबोच रहा है? जी हां, अपने कब्जे में, अपने पंजे में गांवों को ले रहा है, जकड़ रहा है। हमारे साथ किशोर जी आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता शिवम छाबड़ा जुड़ चुके हैं, लेकिन शिवम मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय उपाध्याय, हालात यह है कि गांव में जो कार्य योजना होनी चाहिए वो नहीं है। ब्लैक फंगस राजस्थान जैसे राज्य में पैर पसार चुका है, जिसको आपकी सरकार है और इसे महामारी घोषित कर दिया है। आपको लगता है कि कोरोना की तैयारी के चक्कर में हमने इस तैयारी पर ध्यान नहीं दिया और उपाय योजना नहीं बना पाए? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से कोरोना का भी मार हम सब लोग झेल रहे हैं पूरे देश में, और राज्यों को भी इससे बहुत ही परेशानी हुई है। राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करें तो इन दोनों राज्यों ने जिस तरह से निरंतर
कोरोना की लड़ाई में पारदर्शिता के साथ सारे काम को किए, उसमें कई सरकारों ने तारीफ भी की है और मुझे लगता है मीडिया के साथियों ने भी की है। आज जैसे ब्लैक फंगस की बात आई, वहां के मुख्यमंत्री जी ने उसे महामारी का दर्जा देकर घोषित किया है ताकि लोग उससे अवेयर हों और जागरूक हों, क्योंकि बहुत सारे जगह पे उसकी जागरूकता थी भी नहीं। डॉक्टर समाज को भी, हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, वो भी बताएंगे कि इसकी जानकारी भी धीरे धीरे लोगों को हुई है, क्या कारण है। लेकिन मैं दो एक बात साथ में जोड़ना चाहता हूं, चूंकि आज गांवों का बड़ा मुद्दा आपने दिया है, गांव में संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है आज, सभी राज्यों की बात मैं करूंगा, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार की, इसलिए क्योंकि यहाँ चिंताजनक हालत में है गांव और टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह की परिस्थितियां हुई हैं उसमें गांव में भ्रम फैला हुआ है, अभी भी लापरवाहियां हैं और सरकार जो है कहीं दिखती नहीं है, सरकार लापता हो गई है। सरकार को चाहिए था कि लोगों का सही से टेस्टिंग करती, ईमानदारी से डाटा इकट्ठा करती, लेकिन सिर्फ आंकड़ों की कालाबाजारी हो रही है और उस आंकड़ों की कालाबाजारी के कारण जो है सारा मामला आज जो है बाहर, हाथ से बाहर चला गया। जबकि शुरुआती दौर में हम लोगों ने सुझाव दिए थे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, चुनाव के कारण 1621 लोगों की जो शिक्षक थे उनकी मौत हो गई है कोरोना में, लेकिन सरकार के आंकड़े 3 है। सरकार आंकड़ा छुपाना सिर्फ चाहती है। इसी तरह बक्सर के एक जिले की बात मैं सिर्फ कर रहा हूं, क्योंकि आज जिला मजिस्ट्रेट से प्रधानमंत्री जी ने बात की है। एक जिले में 700 शमशानों में रजिस्टर्ड है कि उतने लोगों को जलाया गया, अंतिम संस्कार उनके हुए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आंकड़ा है 6 लोगों का। यदि इस तरह से आप आंकड़े छुपाएंगे तो गांवों में जो संक्रमण फैल रहा है, लोग वैसे ही अवेयर कम है, वैसे भी उनको डॉक्टर, जो लोकल डॉक्टर हैं, व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको कभी टाइफाइड कह दे रहा है, कभी मलेरिया का दवा खा रहे हैं और वैसे ही संक्रमण फैल रहा है। तो कम से कम सरकार को जागरूक होना होगा। आंकड़े छुपाइए नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा। महाराष्ट्र को मैं धन्यवाद देता हूं, चाहे जो भी परिस्थिति हुई उसने ईमानदारी से जांच की, आंकड़ा नहीं छुपाया। अभी आपने 3 राज्यों का रिपोर्ट दिया था, मौत के और गांवों का। जब पंजाब की बात आई तो एग्जैक्ट आपके पास आंकड़ा है, लेकिन बाकी जगह वो आंकड़ा नहीं है क्योंकि वहां आंकड़े दिखाए ही नहीं जा रहे हैं। मैं अभी भी आग्रह करूंगा सरकार से कि छोड़िए पीठ थपथपाना। डॉक्टर अजय उपाध्याय, इस समय जरूरत है कि साथ मिलकर लगातार एक के बाद एक जो बीमारियां आ रही हैं, जैसे कि पटना का जिक्र किया कि अब वहां पर व्हाइट फंगस भी सामने आया है। जी हां, 4 मरीज मिले हैं। हम डॉक्टर राजू व्यास से जानेंगे। डॉक्टर उपाध्याय, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि आप बड़े शालीन तरीके से बात रखते हैं और आज भी आपने वही किया। हमारे साथ शिवम छाबड़ा जी हैं। शिवम जी, आज प्रधानमंत्री देश के 54 डीएम, जी हां 54 डीएम से प्रधानमंत्री ने संवाद साधा और इस समय सरकार को भी लग गया है कि कोरोना ग्रामीण इलाकों में पैर पसार चुका है, लेकिन वहां के हालात क्या हैं ये सब जानते हैं। गांव की अलग अलग समस्याएं हैं और इसके साथ साथ अगर पीएचसी है तो डॉक्टर नहीं, और अगर डॉक्टर है तो हेल्थ वर्कर नहीं। ऐसे में गांव का ग्रामीण जाए तो जाए कहां? अगर शहर की ओर रुख करे तो उसकी जेब में पैसा नहीं। शिवम जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि जो वास्तविक स्थिति है उससे किसी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन जो समस्या है उसको समस्या के रूप में उसका निदान करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। जैसा कि भी आपने कहा कि निश्चित रूप से कुछ ग्रामीण इलाके इस देश के अंदर में हैं जहाँ पे संक्रमण फैलने की जानकारी है, और मुझे लगता है स्थानीय सरकारें इस बात से पूरी तरह लैस हैं कि उसको कैसे काउंटर किया जाए। जैसे भी आपने कहा कि जब पब्लिक हेल्थ सेंटर्स नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में आज की परिस्थिति अगर हम बात करें तो ऐसी मूलभूत सुविधाएं वहां मौजूद हैं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से पैंडेमिक को टैकल करने के लिए जो व्यवस्थाएं शहर में है वो शायद गांव में नहीं है, उसका भी लगातार निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अगर सीधे जाकर के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं तो उसका सीधा लक्ष्य ये है कि स्थानीय तौर पर उनको सही मायने में फीडबैक मिल जाए, जिसका उसका निवारण किया जा सके प्रदेश की सरकार से बात करके, क्योंकि अल्टीमेटली प्रदेश की सरकार को एग्जीक्यूट करना है प्लान को। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार का प्लान बहुत बड़ा, मेरे को ऐसा विश्वास है कि केंद्र सरकार का जो प्लान है वो निश्चित रूप से निचले स्तर तक रिलीफ को ठीक से पहुंचाना है। इसका संक्रमण ना बढ़े, इसके लिए जो लोगों को जागरूक भी करना है। यदि संक्रमण हो गया है उसका किस प्रकार से इलाज ठीक से हो जाएगा। शिवम जी, प्रयास सबको करने हैं, प्रयास सबको करने हैं, क्योंकि ये आपदा है, महामारी है, न केवल राज्य बल्कि केंद्र सरकार और हर कोई अपने अपने स्तर पर कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास। जी हाँ डॉक्टर साहब,
आप विशेषज्ञ हैं और इसके साथ साथ रोज कोई ना कोई एक नया नाम सुनने मिल रहा है। जी अब बात की जाए पहले तो कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस के बाद आज पटना में 4 ऐसे मरीज मिले हैं जो व्हाइट फंगस के हो गए। तो डॉक्टर साहब हम चाहेंगे डॉक्टर व्यास कि आप बताएं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये नए नए म्यूटेंट और इस तरह से नए नए नाम सामने आ रहे हैं, तो एक आम इंसान करे तो क्या करे, जाए कहां? पहली बात तो आपके माध्यम से मैं आमजन को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की हम बात कर रहे हैं ये कोई नई बीमारियां नहीं है, बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं। ये पब्लिक डोमेन में लोगों को ज्यादा पता नहीं चलता था इसके बारे में, इसलिए ज्यादा इसके ऊपर कई डिस्कशन नहीं हुए। हाँ, ये बात भी आपकी सही है कुछ हद तक कि जो है पिछले दिनों में जब से हिंदुस्तान में कोरोना महामारी ने हम लोगों को ग्रसित किया, बहुत सारे इस बार सेकेंड वेव में हमने बहुत सारे मरीजों को देखा, पॉजिटिविटी रेट, इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा रही। और साथ ही साथ प्रॉब्लम ये रही कि इस बार जो हमारी पॉजिटिविटी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होने के साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। और इसका अस्पताल में जो लोग भर्ती हुए या जो लोग कोरोना से ग्रसित थे उन लोगों को अपने लिए स्टेरॉइड थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ा। हिंदुस्तान हम लोग सभी जानते हैं कि एक प्रकार की डायबिटिक हब भी है, यहाँ पे बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको डायबिटीज भी है। तो कोरोना का होना, उसके कारण इम्यूनिटी का कम हो जाना, साथ ही साथ स्टेरॉइड थेरेपी का लेना, उसके कारण इम्यूनिटी का हो जाना कम, और साथ ही साथ तीसरी डायबिटीज को प्रेजेंस रहना, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे थे जिसके कारण से ये अपेक्षा रहती है हमेशा कि कोई न कोई एक प्रकार का जो हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन वो है मरीजों को पकड़ लेते हैं। और उसी का खामियाजा आज बहुत सारे मरीज हमारे देश में भुगत रहे हैं कि ब्लैक फंगस नाम की एक प्रकार की जो बहुत कॉमनली पाई जाने वाली फंगस है हमारे एनवायरनमेंट में, वो आज बहुत सारे मरीजों को घेर रही है। परंतु इस ब्लैक फंगस के बारे में हमारी बहुत पुरानी नॉलेज है, 1956 से हम लोग इसको देखते चले आ रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ पेशेंट्स पहले कम हुआ करते थे, लेकिन ये बात भी सत्य है कि इस बार कोरोना के कारण हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। यह बात भी एक और सही होगी कि एक तरीके की जानलेवा डॉक्टर व्यास माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुझे सुर्खियां लेनी है। जी हाँ, ये पैनल बना हुआ है देश के सवाल में अहम जानकारी और ताजा चर्चा और बहस के साथ सुर्खियों के बाद। ब्रेक के बाद देश का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है और हमारे साथ सारे मेहमान यानी कि डॉक्टर अजय उपाध्याय, किशोर तिवारी जी और हमारे साथ शिवम छाबड़ा और डॉक्टर राजू व्यास लगातार बने हैं। सबसे पहले किशोर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि जब मैं आपका तारुफ करा रहा था कार्यक्रम में तो मैंने कहा आप एक समाज सेवी भी हैं और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके और खासकर ग्रामीण इलाकों में आपने सबसे ज्यादा काम किया है। किशोर जी मैं जानना चाहूंगा ग्रामीणों में ये विश्वास क्यों नहीं फैल पा रहा या जन जागरूकता की कहीं कमी आपको दिखाई देती है? वो इलाज कराने से डरते हैं, वो वैक्सीन लगवाने से डरते हैं, पीएचसी जाने से डर रहे हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मोबाइल पर जो डायलर ट्यून आती है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा रामबाण इलाज, लेकिन सेंटर पर जाएं तो वैक्सीन ही नहीं? किशोर जी नहीं, अभी तो ऐसा है कि मेरे जिले के जिलाधिकारी को मैंने पूछा तो 25,000 के जगह 5,000 सप्लाई हो रही है। तो वैक्सीनेशन अगर हम लोगों में जागरूकता लाएंगे तो वैक्सीन नहीं है। तो ऐसा हो जाता है कि कहीं हम जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जिलाधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हो गया, एक वीडियो क्लिप आई प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बोला कि बहुत ही सिंसियरली काम करना चाहिए, पर वो बोलते वक्त बोले कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केसेस निकालो। तो कैसा होता है कि इसमें कोई जिलाधिकारी ये ना ले ले कि पॉजिटिव बताने की एक रेस न हो जाए, क्योंकि इशू बहुत सीरियस हो चुका है। और पहले तो वो नाक में जो स्लैब लेने के लिए डालते तो लोग बोलते थे कि उसमें कोई कीड़ा डाल दे रहे। दूसरी एक बड़ी विचित्र बात है कि ये वैक्सीन देने से लोग मर जाते हैं। तीसरी बात है कि इलाज करने को ले जाओ तो शव लौटाते नहीं। तो मैं तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जिलाधिकारी ग्रामीण विभाग में दौरे करे जाए, लेकिन मुझे क्या लगता है जिन लोगों को लोगों ने चुन के दिया वो एमएलए, एमपी, मेरे तरीके कार्यकर्ता और जिला परिषद के सदस्य, इन लोगों को केवल टीका लेना
क्या पैसे कमाना इतना ही काम नहीं है ना? इन लोगों ने भी जाना चाहिए, जिन्होंने टीका लगा लिया है वो प्रिकॉशन लेके जाए, लेकिन जाना चाहिए जब तक लोक प्रतिनिधि जाते नहीं। और दूसरी बात है, तो डॉक्टर अजय उपाध्याय बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस समय पे राजनीति होना नहीं चाहिए और लोग मिल के काम करना। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि नितिन गडकरी ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री है, लेकिन कल मैं उनके पास से 5 कॉन्सेंट्रेटर लेके आया, वो भी रिमोट ट्राइबल एरिया में लगा दिया। तो मैंने उनको पूछा कि क्या तुम्हारा फोटो लगा दूं, तो उन्होंने बोला नहीं, फोटो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ही लगना चाहिए क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो ये सोच होनी चाहिए। आज जो विवाद हुआ उसको भी मैं आरोप नहीं देता, राज्य और केंद्र में बहुत अच्छे संबंध होना चाहिए, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट की बात मोदी जी बार बार कहते हैं, माइक्रो कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, और व्यास साहब ये लोगों ने पूरा देश ही बंद करके रखा हुआ है। इसलिए मैं थोड़ा सा कभी कभी ये प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत ज्यादा महत्व देकर उनके हाथ में सत्ता केंद्रित की जा रही है, उसके भी मैं खिलाफ हूँ। देखो, शहर विभाग के अंदर नागपुर, मुंबई, पुणे, यहाँ केसेस सब हुए, लेकिन अगर मृत्यु का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मनीष जी ये ग्रामीण भाग से ज्यादा मृत्यु हो रही है। वो यवतमाल में या अकोला में, लेकिन वो आए हुए देहात से रहते, तो केसेस कैसी होती है देहातों में? व्यास सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतनी लेट केसेस आती है कि जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 65-75 है, तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है वो बोलते कि यार इतनी खराब केस क्यों लाई? तो अभी कैसा है कि हमें माइक्रो लेवल पर काम करना है, जैसे गांव आशा वर्कर ऑक्सीजन लेवल चेक करें और पीएसपी वाले उसको मॉनिटर करें। ऐसा किशोर जी, तब मुझे लगता मरने वालों की संख्या कम होगी। भारत में केसेस कम आ रहे हैं लेकिन मरने वालों की संख्या बरकरार है, ये तो गंभीर बात है मनीष जी। किशोर जी, व्यवस्था जहां की तहां रहती है, सत्ता बदल जाती है। किशोर जी, आऊंगा आपके पास। शिवम छाबड़ा जी, शिवम जी, आखिर ऐसा क्यों है कि गांव में जो लोग हैं वो इलाज लेने से डर रहे हैं, वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं? डायलर ट्यून पर आप लोग ये सुनवाते हैं कि वैक्सीन लेना जरूरी है, जाए वैक्सीन ले। आपको लगता है कि ग्रामीणों में जन जागरूकता की कहीं कमी है, वो विश्वास नहीं बढ़ा पाई सरकारें जो करना चाहिए था? और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि वो इलाज के लिए शहरों का रुख करता है, तो यहां पर अस्पतालों के जो बिल बनते हैं, उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस का किराया होता है, समझिए कि आप उसकी जेब फट जाती है शिवम जी। तो आपको नहीं लगता कि इसको लेकर कोई नियामक होना चाहिए? देखिए, एक बात पे मुझे लगता है कि मैं सहमत नहीं हूं कि शायद जागरूकता की कोई कमी है। मुझे लगता है चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार हो, कभी भी ये नहीं चाहेगी। शिवम जी, आपको मैं आज की जानकारी देना चाहूंगा। हरियाणा से हमारे रिपोर्टर ने आज एक रिपोर्ट भेजी है, उसमें हरियाणा के कुछ गांवों में सरकारी कर्मचारियों को गांव में घुसने से रोका जा रहा है, जो जाकर वहां पर इसकी जन जागरूकता करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं तो आपकी बात को आप गलत नहीं कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रदेश, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, कभी भी नहीं चाहेगा किसी प्रकार की जागरूकता की कमी रहनी चाहिए। मुझे लगता है जागरूकता के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और ग्रामीणों के अंदर में किसी प्रकार का कोई डर ना रहे, ये ना रहे कि साहब वैक्सीनेशन लगाएंगे तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, या हम कहें उसकी टेस्टिंग कराएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा निकल जाएगा तो हम उसका निवारण कैसे करेंगे। तो इस प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से सरकारें, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो या कोई प्रशासन हो, उसको और दुरुस्त करे। इस मानसिकता से हमको काम करना चाहिए। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि जब इलाज हमारा ग्रामीण तक चला जाएगा, गांव तक इलाज चला जाएगा, तो गांव वाले व्यक्ति को शहर की तरफ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो है इसी दिशा में काम कर रही है, ताकि जहां वो रहते हैं उसके निकटतम हम कहें कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के दायरे में, 50 किलोमीटर के दायरे में उसको इलाज मिल जाए, अच्छा इलाज मिल जाए, जिससे कि उसको इस संक्रमण को किसी प्रकार से उसको मात देने में उनको सहूलियत हो सके। तो हमारी मंशा, हमारी मानसिकता और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है। इसी उद्देश्य के तहत काम कर रहे हैं। अगर आप हरियाणा का विषय भी लेंगे, मुझे लगता है हो जाएगा सरकार के अंदर में भी जी 2050 तक हो जाएगा। शिवम, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं, सॉरी। किशोर जी, आपकी आवाज नहीं पहुंची शिवम छाबड़ा तक। तो मैं कह रहा हूँ 2050 तक हो जाएगा क्या? अरे आप उसकी छोड़िए ना, महाराष्ट्र की चिंता करिए ना, देश की चिंता, बाकी राज्य अपनी अपनी सरकार की चिंता कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र की चिंता कर लीजिए, काहे को इसमें राजनीति में पड़ रहे हैं।
आपके प्रदेश की सरकार की स्थिति क्या है वो जगजाहिर है। मुझे लगता है कि उस पर अगर अपन टिप्पणी ना करें और राजनीतिक चर्चा ना करें तो शायद आपको यहाँ डिबेट में बैठना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मेरा मतलब ये है कि अपने प्रदेश सरकार को चिंता करें। शिवम छाबड़ा जी तक पहुंचने की स्थिति जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट सरकार का दायित्व है। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारें अपनी अपनी चिंता करेंगी तो मुझे इसका विश्वास है कि हम इस चुनौती को भी पूरा कर पाएंगे। मैं तो इस मानसिकता से बात जी शिवम जी, जहां तक आप किशोर तिवारी जी के राज्य को लेकर कह रहे थे, मैं इतना जानता हूं सर्वोच्च अदालत ने उनके राज्य में हुए कामों को लेकर उनकी पीठ थपथपाई थी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आऊंगा शिवम छाबड़ा आपके पास। अजय उपाध्याय जी, डॉक्टर उपाध्याय, शिवम छाबड़ा को आपने सुना और शिवम जी का यह मानना है कि कार्य योजना अगर सही तरीके से हो तो ग्रामीणों में जो एक डर है, भय है, इलाज को लेकर कह लें, वैक्सीन को लेकर कह लें, ये ठीक हो सकता है। लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट है, मान लिया ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन डायलर ट्यून जो बचती है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं। वैक्सीन लगाना जरूरी है। डॉक्टर उपाध्याय, आपको लगता है कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में वैक्सीन लगवाने को लेकर जो प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग उपाय योजना हो रही है वो भारत में भी जरूरी है, एक। और दूसरा, अगर ग्रामीणों में विश्वास जगाना है तो जो लूट खसोट चल रही है, जमाखोरी चल रही है शहरों की ओर, जिस तरह से बेड नहीं मिल रहे, अस्पतालों में जो हाल है, इसको लेकर भी काम करना जरूरी है। डॉक्टर उपाध्याय, आपके दोनों बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं मनीष जी। जो परिस्थितियां देश में है और ग्रामीण भारत में जिस तरह से भ्रम फैला है, वो भ्रम कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बीमारी से लड़ने में दूरी बनाने का काम किया है। और भ्रम कौन फैलाया है मनीष जी? याद कीजिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं डार्क चॉकलेट खाइए, इनके सांसद कहते हैं कि गोमूत्र पर निर्भरता बढ़ाइए। मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन मजबूरी है आज, तो मैं नहीं जाना चाहता। तो ऐसी परिस्थिति जब बनेगी, भाजपा के लोग जो है गोबर की राजनीति में लगे हुए हैं। अरे भैया, गांव में गोबर सब जानते हैं उसके उपयोग को। कोरोना से लड़ाई वैज्ञानिक सोच के साथ होगी। और जो लोग सवाल करते हैं, उचित सवाल करेंगे, जवाब नहीं देंगे। जो लोग सही सुझाव देंगे, आपको हिंदुस्तान पद्धतियों पर विश्वास है कि नहीं है? आपके बीच में नहीं, अगर हिंदुस्तान पद्धतियों का विकास और विकास नहीं करेंगे तो अजय भाई कैसे चलेगा? मनीष भाई, शिवम जी, वैज्ञानिक सोच को भी ये नहीं मानने को तैयार है। विश्व में जब बाकी लोगों ने कहा कि भाई ध्यान रखिए, देश के वैज्ञानिकों ने कहा ध्यान रखिए, उस समय ये चुनाव प्रचार में थे। मैं मानता हूं लापरवाही हुई है। और ये आप तो घर बैठे थे ना सर? आप घर बैठे थे क्या? अरे शांति बरतिए। आप घर बैठे थे क्या? शुरू करूं क्यों आप इस प्रकार के बयान देते हैं कि चुनाव में ध्यान दे रहे थे? ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई आपको। मेरी बात, चुनाव में आप ही थे, आपके नेताजी के घर बैठे थे। कोई फोन चला गया था चुनाव प्रचार करने के लिए क्या? इन लोगों की है, यही बदतमीजी है इनकी। जो सही मुद्दे हैं उस पर नहीं जाएगी। बात मत कीजिए, मैं केवल ये कह रहा हूँ, आपने आरोप लगाया मुझ पर, तो उसका जवाब तो दूंगा ना सर। आपने आरोप लगाया मेरी पार्टी के नेता पर, तो उसका जवाब तो देना मेरा दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? उसके लिए आपकी परमिशन थोड़ी चाहिए। कि मानसिक मोतियाबिंद के शिकार है कि मानसिक विकृति के शिकार है। पूरा भाजपा के लोग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ, डॉक्टर उपाध्याय आप अपनी बात खत्म करें, क्योंकि मुझे सबसे अहम पैनलिस्ट जी एक विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर व्यास बैठे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। डॉक्टर अजय, थोड़े में आप अपनी बात रखें तो मैं डॉक्टर व्यास पर जाऊं। जी, मैं कह रहा हूं कि ये प्रचार, प्रोपेगेंडा और जिस तरह से विपक्षियों पर प्रहार करने की रणनीति इनकी है, छोड़ करके कोरोना से लड़ाई लड़े। और बार बार जो जिस तरह से इन लोगों का देखिए क्या चेहरा चरित्र आ रहा है। इनकी स्थिति ये हो गई है मनीष भाई कि आज इनका चले भाजपा के समर्थकों का, तो ये लोग शमशान घाट में जाकर के वो जो बेचारे चले गए ऊपर स्वर्गवासी हो गए, उनको भी कहेंगे कि मोदी जी की अनुकंपा मानिए कि आपको जलने का मौका मिला। नहीं तो गंगा में लोग तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और जानवर की नजर पड़ती है तभी तक उनका इलाज होता है। या प्रयागराज, इलाहाबाद तो कह नहीं डॉक्टर उपाध्याय, कोरोना काल में जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको सम्मान से आप यही कहेंगे कि वो भी कोरोना से दो हाथ करते हुए भगवान को प्यारे हुए। डॉक्टर उपाध्याय, सम्मान के साथ दिवंगत आत्माओं को लेकर हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। डॉक्टर उपाध्याय, 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए, 10 सेकंड नहीं, उनके प्रति पूरा हम लोगों की विनम्र श्रद्धांजलि है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई संवेदना उनके लिए नहीं व्यक्त की है। देश का हुक्मरान इतना अहंकार में डूबा हुआ है और देश के आम जनमानस आज अपनी जान दे रहे हैं। दुख इस बात का है। जी, डॉक्टर उपाध्याय,
तो ये दुख लोग में जो है, दुख में सारी टूल किट दुख बनाते में हैं सारी मानवता और है। देश के डॉक्टर साथ जो है उपाध्याय, गद्दारी कर रहे इस हैं। समय कोरोना के संक्रमण को लेकर सारी मानवता दुखी है। अब हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास। डॉक्टर साहब, अभी आप सियासी मेहमानों को सुन रहे थे डॉक्टर साहब, लेकिन आपको जो सुनेंगे वो भोले भाले लोग हैं, वो भोली भाली जनता है। वो जानना चाहती है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ग्रामीणों में क्या विश्वास जगाने में डॉक्टर व्यास आपको लगता है कि सरकारें कहीं विफल रही हैं? और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जिस तरह से ग्रामीणों को इलाज मिलना चाहिए सरकारों ने वो मुहैया नहीं करा पाया। मैं अपनी बात ऐसे शुरू करूंगा कि आज बहुत सारे मेरे मरीज जो हैं वो विलेज पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं रोज कम से कम 10 से 15 या 20 फोन कॉल्स विलेज पृष्ठभूमि के लोगों को रिसीव करता हूं, और आज मैंने पाया कि उनकी दुखी मन से उन लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि उनके परिवार के बहुत से लोगों को उन्होंने खो दिया है। और जब मैंने उनसे बहुत डिटेल में जानना चाहा तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सिंपल सा खांसी जुकाम और बुखार हुआ, साथ ही साथ उनको सांस लेने में तकलीफ हुई। हॉस्पिटल का जो पहुंचने की जगह थी या हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी नियर बाय में उनको मिली नहीं, और बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया अस्पताल पहुंचने से पहले या अपने घरों में। तो ये तो एक दुखद स्थिति है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। रही बात जो अपन जिस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम बहुत दूर भटक गए उससे, और उसमें एम्फेसिस ये होना चाहिए था कि हमें करना क्या है आज की स्थिति में। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विलेज के अंदर महामारी फैली है, हम उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, या उसको दूसरे मन से ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास उनको जांचने की हमारे पास में किसी प्रकार की फैसिलिटी विलेज लेवल पे उपलब्ध नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा पुअर है, ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा विलेज लेवल पे, चाहे वो पीएचसी हो, सीएचसी हो, या उससे पहले जो सब सेंटर होते हैं उसमें लोगों की कमी है, भारी लोगों की कमी है। और हम लोगों ने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि हमारा जीडीपी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे वो बहुत ही कम रहा है, शुरू से 1.5% के करीब तो रहा है। तो हम खुद सोच सकते हैं कि हमारी जो वो कैसे डेवलप होगी। आज की परिस्थिति में स्थिति ये है सर कि जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर अजय उपाध्याय, किशोर तिवारी जी, शिवम छाबड़ा जी, देश के सवाल के कार्यक्रम में आप लोग आए और अपनी अपनी राय रखी। आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक अहम जानकारी देना चाहूंगा। जी हां, अहम जानकारी। कोरोना काल में आम इंसान को जो दुश्वारियां पैदा हुई उसको लेकर शो के पहले ही मुझे जानकारी मिली कि एक अधिवक्ता विवेक अग्रवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर जल्द सुनवाई होगी। जी हां, वक्त है सुर्खियों का, और सुर्खियों के बाद ब्रेक का।